हेलो, मैं मनीषा कुमारी। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एनसीईआरटी का एक सीरीज जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया था, और आज मैं आप लोगों को सेल के बारे में बताऊंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेल होता क्या है। तो पृथ्वी की परपट्टी जो है अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है, और पृथ्वी की परपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल करते हैं। तो जो पृथ्वी का जो परपट्टी है ना, उसको जो बनाता है बहुत सारे से खनिज पदार्थ बनाता है। मिट्टी और जो जैविक वगैरह हो जाते हैं ना, वो काफ़ी वर्षों के बाद ये टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो एक सेल का निर्माण कर देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। सेल विभिन्न रंग, आकार और का भी हो सकता है, विभिन्न आकार का हो सकता है, उनका कलर अलग भी हो सकता है, उनका गठन भी अलग अलग प्रकार से होता है। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सेल चक्र, मैं आप लोगों को ये एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो लेकर के आई हूँ। ठीक है। और बिहार स्पेशल का भी मेरा सीरीज चल रहा है, तो किसी वजह से मैं लेक्चर नहीं बना के डाल पाई हूँ, लेकिन आज मैं उसका भी लेक्चर लेके आऊँगी। तो आज मेरा 2 लेक्चर रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि सेल कैसे बनता है, और सेल का जो है कि एक से दूसरे फॉर्म में कैसे बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक चक्र देख रहे होंगे जिसको बोलते हैं सेल चक्र। डायग्राम में मैं आपको सबसे पहले सेल के बारे में बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि ये मैग्मा क्या है, और उसके बाद जो सेल का 3 टाइप्स है, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कार्यांतरित सेल। तो ये तीनों क्या होते हैं, अग्नेय सेल क्या होता है, अवसादी सेल क्या होता है, कार्यांतरित क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, और इन सभी चीज़ों से सेल का निर्माण कैसे होता है, मैं ये चीज़ आपको बताऊंगी। ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको 1-2 टर्म बता देना चाहती हूँ। ठीक है। जिसको ज्योग्राफिकल वर्ड में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेल 3 टाइप का होता है, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है। अब इग्नीशियस का उत्पत्ति कैसे हुआ है। इग्नीशियस एक लैटिन वर्ड है, और जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि, मतलब आग का जो लावा होता है ना, वही। और सेडिमेंट्री भी एक लैटिन शब्द है, और सेडिमेंट से बना हुआ है। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, स्थिर। स्थिर का मतलब आप जानते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ एक जगह पे फिक्स्ड हो जाता है, और जहाँ से उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है। और मेटामॉर्फिक क्या है, मेटामॉर्फिक को क्या बोलते हैं, कार्यांतरित, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना। ठीक है। इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक। और मेटामॉर्फिक क्या है, एक ग्रीक शब्द है जो मेटामॉर्फस से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, रूप परिवर्तन। तो ये इन तीनों शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। इग्नीशियस का लैटिन शब्द इग्नीशियस से हुआ है, सेडिमेंट्री का लैटिन शब्द सेडिमेंटम से हुआ है, और तीसरा आ गया मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक शब्द का ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से हुआ है। ठीक है। और इग्नीशियस का अर्थ है अग्नि, और सेडिमेंट्री का अर्थ है स्थिर, और मेटामॉर्फिक का अर्थ है रूप परिवर्तन, या इसको अपन कार्यांतरित भी बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इग्नीशियस सेल कैसे बनता है, सेडिमेंट्री कैसे बनता है, और मेटामॉर्फिक कैसे बनता है। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि सेल जो है पृथ्वी के जो प्रॉपर्टी है, उसके जो सबसे ऊपरी लेयर है, वहाँ पे जो खनिज पदार्थ हैं और उनसे जो पिंड बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। पिंड का मतलब एक संगठित मिट्टी का परत, मतलब जहाँ पे एक उन लोगों का पकड़ अच्छा हो। जैसे कि जब भी आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे ना, तो आप बॉन्डिंग वगैरह पढ़ते होंगे कि, और जब भी आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह के बारे में पढ़ते होंगे। तो जो पृथ्वी के पे जो भी मिट्टियाँ हैं या जो भी चीज़ है, वो आकर्षित होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और भी बहुत सारे फोर्स लगते हैं जिनकी वजह से एक दूसरे के पास रहते हैं। तो जो पिंड है ना, जो प्राकृतिक पिंड है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है और क्यों है, और उनका टेम्परेचर और प्रेशर से क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि सेल में खनिज होते हैं, तो हाँ, होते हैं। और खनिज क्या है, खनिज एक तरह से एक प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ का, जिसमें किसी पदार्थ का गुण, उसका उपयोगिता, उसका बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलता है। ठीक है। और आगे देखते हैं कि जो सेल है,
3 टाइप का है। एक तो हो गया अग्नेय और अवसादी और कार्यांतरित। इग्नीशियस को अग्नेय बोलते हैं, सेडिमेंट्री को अवसादी और मेटामॉर्फिक को कार्यांतरित। ठीक है, अब आगे देखिए कि जो अग्नेय सेल है वो कैसे बनते हैं। और जो अग्नेय सेल है इसका एक दूसरा नाम है जिसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। अग्नेय सेल बनता कैसे है ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, क्या आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं? जैसे एक ज्वालामुखी निकलता है तो कैसे निकलता है, ज्वालामुखी होता क्या है और वो क्यों आता है। तो ये जो आंतरिक बल वगैरह लगता है ना पृथ्वी के अंदर, आंतरिक बल की वजह से आता है, कभी बाह्य बल की वजह से आ जाता है। तो ये जो है ना पृथ्वी का ये जो ब्लैक ब्लैक लेयर्स में दिख रहा है ये ऊपरी सतह है। ठीक है, ये काफ़ी अंदर है, पृथ्वी के काफ़ी अंदर है। ये एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो परपट्टी है इसके अंदर से बहुत सारा मैग्मा है, लावा है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जो मेंटल वाला एरिया होता है ना वहाँ पे बहुत लिक्विड टाइप का पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, और उसके अंदर जाइएगा तो और ज़्यादा लिक्विड टाइप का पाया जाएगा। वहाँ पे जो पदार्थ होते हैं ना वो उनका प्रेशर वगैरह की वजह से जो होते हैं ना लिक्विड के फॉर्म में हो जाते हैं, तो वहाँ पे लावा के फॉर्म में रहता है। ये जब लावा अंदर से बाहर निकलने लगते हैं तो देख रहे हैं ना एकदम परपेंडिकुलर निकल रहा है और कुछ ब्रांचेज बन करके इधर से बाहर निकल जा रहा है, ऐसे बाहर निकल जा रहा है। और यहाँ तक आते आते वो जो मैग्मा है वो बाहर निकलते निकलते जब एक बार में ही जब ये पूरा पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसको जब तोड़ करके बाहर निकलता है तो वहाँ से बहुत सारे गैस निकलते हैं, राख निकलते हैं और बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है और वहाँ से मैग्मा भी निकलता है जो कि आग के फॉर्म में रहता है। उसमें बहुत सारे खनिज रहते हैं, मिनरल्स वगैरह सब कुछ रहता है। वो जब बाहर निकलता है तो कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे आ जाता है और जो मैग्मा आता है उससे क्या हो जाता है, अग्नेय सेल का निर्माण होता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अग्नेय सेल 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतर्जनित की वजह से और एक होता है बाह्य। तो जो लावा बाहर आ जाते हैं ना तो इनके ऊपर भी कुछ और प्राकृतिक घटना की वजह से, जैसे हवा की वजह से जो और भी कुछ मिनरल्स आ गए वहाँ पे काफ़ी वर्षों के बाद, जो ऊपर वाले लेयर पे जो चट्टान बनता है, जो सेल बनता है वो हो जाता है बहिर्वेदी अग्नेय सेल। ठीक है, बहिर्वेदी अग्नेय सेल उसको बोलते हैं। और लेकिन जो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से जब ये निकल रहा है, यहाँ से जब ये लावा निकल रहा है डायरेक्ट सीधे, तो कुछ इधर आ जा रहा है, कुछ इधर आ जा रहा है। ऐसे ही जब पृथ्वी की परपट्टी तक आते आते बहुत सारे से ब्रांचेज बन जाते हैं इधर, तो जो पृथ्वी की परपट्टी के अंदर भी कुछ लेयर्स होते हैं उसके अंदर भी एक सेल का निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद ये ज्वालामुखी है वो अपने स्टेबल कंडीशन पे आ जाती है और जो लावा रास्ते में रह जाते हैं वो पृथ्वी के सतह में, तो उनसे भी एक प्रकार का सेल बनता है जिसको क्या बोलते हैं, अंतर्वेदी अग्नेय सेल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप मैं आपको इस चीज़ को समझा पाई होंगी कि जो अग्नेय सेल है वो कैसे बनता है। और ये जो है ना यहाँ पे जो गैस वगैरह है, जो बहुत सारे पॉल्यूशन है, मैग्मा का निकलता है, इस वाले स्थान को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो लेयर दिख रहा है आपको परपट्टी दिख रहा है और इस परपट्टी के अंदर वाला लेयर मेंटल। जैसे मैं आप इससे पहले वाला लेक्चर देखिएगा तो मैंने आपको परपट्टी, मेंटल और क्रोड के बारे में बताया है, बहुत बेसिक वे में बताया। मैं आपको हर एक चीज़ को मतलब डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस बेसिक बता रही हूँ ताकि जब आप आगे पढ़िएगा ना या आंसर लिखिएगा तब आपको ये सारे डायग्राम्स यूज करने होंगे। तो आप यहाँ से मेरे इस लेक्चर से आप डायग्राम्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह में ये डायग्राम आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, मैंने तो आपको डायग्राम दिखाया था कि अग्नेय सेल कैसे बनता है। ये वाला चीज़ के लिए आप कौन सा डायग्राम यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि हमको फ्लो चार्ट बनाना है कि हम ज़्यादा लिखना नहीं चाहते हैं या फिर लिमिटेड होता है, टाइम भी लिमिटेड होता है या फिर वर्ड्स भी लिमिटेड हो जाता है, तो अपन इतना लिख देते हैं कि चाहते हैं कि थोड़े से वर्ड्स में अपन ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाए। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाया। जैसे अग्नेय सेल है इग्नीशियस, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल भी बोलते हैं
और जब द्रवित मैग्मा होता है जो बाहर निकलता है या कुछ प्रॉपर्टी में ही रह जाता है, तो जब वो ठंडा हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो अग्नेय के रूप में बन जाता है। तो आप ऐसे करके ऐसे आप बता सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। अब जो अग्नेय है ये 2 प्रकार का हो जाता है, एक तो अंतःभेदी अग्नेय और दूसरा हो जाता है बहिर्भेदी अग्नेय। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। जो बहिर्भेदी अग्नेय होता है, जो प्रॉपर्टी के बाहरी वाले एकदम ऊपर आकर के जो सेल का निर्माण होता है, वो बहुत महीन दाने वाली उनकी संरचना होती है। ठीक है, और जो दक्कन का पठार है ना, वो बेसाल्ट सेल से बना हुआ है। ये भी एक प्रकार का अग्नेय सेल ही है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दक्कन का पठार किस सेल से बना हुआ है, तो बेसाल्ट सेल से बना हुआ है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ये वाला जो एक और फ्लो चार्ट आपको मिलेगा और शादी यानी सेडिमेंट्री के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी है या पृथ्वी का जो सतह है, सबसे ऊपरी का जो लेयर है, वो या तो प्राकृतिक घटनाओं की वजह से टूटता है या फिर मानव के हस्तक्षेप की वजह से टूटता है, या मानव कहीं पे ज़्यादा खुदाई कर देता है, माइनिंग कर देता है, ज़्यादा ओवर प्रेशर हो जाता है पृथ्वी पे, या उसकी संरचना में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कीजिएगा तो प्राकृतिक या मानव निर्मित तो आपदा आते ही रहते हैं। तो इन सब की वजह से भी जो सेडिमेंट्री होती है, जो अवसाद होते हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। कुछ नदियों के द्वारा होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालयी नदियाँ जब निकलती हैं तो बहुत हाइट पर से गिरती है, तो उनके हाइट पर से गिरने की वजह से बहुत सारा जो फोर्स लग जाता है ना, उसकी वजह से मिट्टियाँ स्थानांतरित हो जाने लगती है। जो अगर पहाड़ों पर से गिरती है तो उस चट्टानों को तोड़ती हुई काफ़ी हद तक वहाँ से जो अवसाद हो जाता है, पानी के द्वारा बहते बहते आने लगता है, और एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे वो अवसाद आके एकदम रुक जाता है और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है, ऐसी जो प्रक्रिया होती है, तो पानी के द्वारा भी होता है, बारिश के द्वारा भी होता है, और फिर वायु का जो पवन है ना, हवा के द्वारा भी तो बहुत सारी चीज़ें उड़ा ली जाती हैं, और भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। तो इन सारे रीजन की वजह से जब अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करके और एक जगह स्थिर हो जाता है, तो काफ़ी समय के बाद टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उनका एक सेल के रूप में निर्माण होता है, जिसको अवसादी सेल बोलते हैं। तो आप उसके लिए ऐसा फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, कि मैंने कैसे बना रखा है, देख रहे हैं ना आप। तो ऐसे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसको बॉक्सेस में आप अंदर कर दीजिएगा तो हो जाएगा, कोई भी देखेगा समझ जाएगा। अब अगला चीज़ है, अगला जो है कार्यान्तित या मेटामॉर्फिक। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो अग्नेय सेल है और अवसादी सेल है, ये जब दोनों उच्च ताप और जब उच्च दाब पे आ जाते हैं ना, तो ताप और दाब की वजह से वो क्या हो जाते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो रूप परिवर्तन हो जाता है, तो उससे कौन सा सेल का निर्माण होता है, तो कार्यान्तरित सेल। आई होप मैं आप लोगों को तीनों सेल के बारे में बता चुकी हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, अग्नेय सेल और अवसादी सेल और कार्यान्तरित सेल। ठीक है, जब मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था। अब इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक चक्र है। मैंने आपको बताया है कि इस अग्नेय सेल कैसे बनता है, कार्यान्तरित सेल कैसे बनता है और अवसादी सेल कैसे बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो एक सेल है दूसरे सेल में परिवर्तित हो सकते हैं? तो एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो एक सेल है या किसी भी प्राकृतिक घटना की वजह से एक सेल का दूसरे सेल में आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इसको कन्वर्ट होने में काफ़ी समय लगता है, ये इतना जल्दी नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या होता है, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक ही प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सेल चक्र कहते हैं। तो अगर आपको सेल चक्र बनाना होगा तो अगर आप देखिए ये सेल चक्र है, तो इस सेल चक्र में ये बताया गया है कि जो एक सेल है दूसरे सेल में आराम से परिवर्तित हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया अग्नेय सेल। तो यहाँ से मैग्मा वगैरह निकलता है, तो क्या होता है, अग्नेय सेल का निर्माण हो जाता है कुछ समय के पश्चात। एक तो प्रॉपर्टी के कुछ अंदर वाले लेयर में हो जाता है, कुछ बाहर वाले भी लेयर पे, एकदम बाहरी लेयर पे आ जाते हैं जो मैग्मा, वो बाहर वाले पे मैग्मा, बाहर वाले पे अग्नेय सेल का निर्माण करते हैं। और कुछ पृथ्वी के अंदर बहुत नज़दीक ही अंदर, तो वहाँ पे भी अग्नेय सेल होता है, लेकिन
बाहर वाले भी होता है, ठीक है। तो अग्नि सेल दो टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था कि एक अंतर्वेदी अग्नि सेल और दूसरा क्या बहिर्वेदी अग्नि सेल। तो जब अग्नि सेल का निर्माण हो जाता है तो वो काफ़ी वर्ष के बाद, काफ़ी समय के बाद वो अग्नि सेल जो होते हैं टूटने लगते हैं, प्राकृतिक घटना के वजह से या मानव की वजह से, मानव निर्मित परिस्थितियों की वजह से जो अग्नि सेल हैं वो छोटे छोटे कणों में टूटने लगते हैं। काफ़ी समय के बाद टूटने की वजह से वो एक तलछट बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी हाइट से जब नदियाँ गिरती हैं तो कुछ अवसाद लेके आती है, पत्थर तक को पानी काट देता है और उससे क्या हो जाता है, अवसाद का निर्माण होता है। वो अवसाद बहते बहते आता है और एक जगह आ करके क्या हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। तो जब स्थिर होने के बाद वो एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर से वो क्या कर जाता है, वो एक तलछट के रूप में फॉर्म बन जाता है और एक उसकी जो आवश्यक जो नीड है उतना टेम्परेचर और प्रेशर जब उसको मिल जाता है तो अवसादी सेल के रूप में बन जाता है। लेकिन जब अवसादी सेल है ये भी तो टूटेंगे फूटेंगे ना, किसी भी रीजन से, प्राकृतिक रीजन हो या फिर मानव निर्मित रीजन हो, तो ये भी एक तरह से टूटेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको 2 एरो मार्क दिख रहा होगा, यानी अवसाद से तो अवसादी सेल बन जाएगा, लेकिन अवसादी सेल से भी आपको अवसाद मिल जाएगा, क्योंकि अवसादी सेल पे भी अगर कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं या मानव निर्मित घटनाएं होती हैं, यहाँ पे निर्माण का काम होता है, खनन का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो जो सेल है उनको तोड़ना पड़ता है तो वो टूट जाते हैं, या फिर प्राकृतिक घटनाओं की वजह से भी टूटते हैं। तो जो अवसादी सेल है इससे भी अवसाद का निर्माण होता है। ये जो दोनों तरफ जो एरो मार्क दिया है इससे ये बन सकता है, अवसाद से अवसादी सेल बन सकता है और अवसादी सेल से भी अवसाद बन सकता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखते हैं कि अवसादी सेल से कार्यांतरित सेल बन जाता है। कार्यांतरित सेल में क्या होता है, एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर मिल जाता है जिसकी वजह से इसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो वो कार्यांतरित सेल में बन जाते हैं। अब ये जो अवसादी सेल है ये यहाँ से मान लीजिए कि इसके पृथ्वी के नीचे से अगर मैग्मा निकल रहा है तो किसी रीजन से टूटेगा फूटेगा और उसके बाद मैग्मा निकलेगा, तो ये जो है ना, तो ये एक समय के बाद ये मैग्मा के रूप में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एरो मार्क देख रहे हैं कि ये अवसादी सेल मैग्मा के थ्रू वो क्या कर देगा, काफ़ी समय के बाद अगर नीचे से इसी सेल पे अगर मैग्मा निकल रहा है तो ये टूटेगा फूटेगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अग्नि सेल इस चक्र को पूरा करते हुए बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या होता है, मैग्मा से अग्नि सेल बनता है और अग्नि सेल से भी मैग्मा बन सकता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वहीं लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चक्र में आपको ये दिखाया गया, यहाँ से कार्यांतरित सेल से आपको अवसाद भी बन सकता है और अग्नि सेल से कार्यांतरित सेल भी बन जाता है, ठीक है। तो ये चक्र को आप देख करके ये समझ लेंगे कि जब एक प्रकार का सेल हो गया, जैसे अग्नि सेल से कार्यांतरित सेल भी बन सकता है और अवसादी सेल भी बन सकते हैं, अवसादी से अग्नि भी बन सकता है मैग्मा के थ्रू और कार्यांतरित भी बन सकता है और कार्यांतरित से अग्नि भी बन सकता है और अवसादी भी बन सकता है। तो मेरे आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेल के बारे में एक्सप्लेन किया है और आपको अगर ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।